दोस्तों स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज से कई सौ साल पहले तक दुनिया में देश नाम का कोई शब्द नहीं था, क्योंकि उस समय महाराजाओं के बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे जिनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने इलाकों पर शासन करते थे। दोस्तों इतिहास को उठाकर जब देखा तो सबसे बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशजों ने एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस समय मौर्य साम्राज्य के अखंड भारत में नेपाल भी शामिल था, लेकिन यह आखिरी बार था जब कोई शासन अपनी ताकत से नेपाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर पाया था, क्योंकि इसके बाद भारत में जितने भी हमले हुए, चाहे उसमें मुगल शासक हो या फिर अंग्रेज, कोई भी कभी भी नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि तिब्बत पर भी हमला करने के बाद भी चीन कभी नेपाल पर हमला नहीं कर सका। इसलिए नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें हजारों साल के इतिहास में कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों अब देखते यह हैं इतिहास में कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या था जिसके चलते छोटे से देश को दुनिया के बड़े बड़े आक्रमणकारी भी अधिकार नहीं कर पाए। आखिर क्यों? कई सौ सालों तक मुगल शासक नेपाल को भारत में नहीं जोड़ सके। दोस्तों भारत की इतिहास को देखें तो आज से करीब 1600 साल पहले मौर्य साम्राज्य के एक छोटे से समय काल में नेपाली हसन मौर्य साम्राज्य में शामिल था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अंपायर टूट गया और नेपाल के साथ साथ भारत के कई और राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए। जहां दूसरे छोटे छोटे राजा उभर कर आए, इस समय तक भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य थे जिन पर कई छोटे छोटे राजा अपना शासन करते थे, एक दूसरे से संपत्ति और जमीनों के लिए लड़ते थे। लेकिन इसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत और बड़ी थी। उस समय भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 30% थी। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था से दुनिया के कई आक्रमणकारी राजा भारत की तरफ आकर्षित हुए। इसके बाद मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस तरह 1526 में पानीपत की विजय के बाद बाबर ने भारत के बड़े इलाके पर मुगल अंपायर की शुरुआत की, जो मौर्य अंपायर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा। लेकिन इसके बावजूद मुगल साम्राज्य के शासक कभी नेपाल को गुलाम नहीं बना सके, साम्राज्य में शामिल नहीं कर सके। ऐसा नहीं था दोस्तों कि मुगल साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कई बार नेपाल पर आक्रमण किया और नेपाल की राजधानी को लूटा, लेकिन मेन नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हुई। मुगलों द्वारा नेपाल पर किए गए दो बड़े आक्रमणों में से हमें इतिहास में देखने को मिलता है विदेशी ताकतों द्वारा नेपाल पर कब्जा करने की नाकाम कोशिशें। नेपाल पर हमला आक्रमण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच शमसुद्दीन इलियास नाम के इस्लामी आक्रमणवादी द्वारा किया गया, जिसने अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ नेपाल पर आक्रमण करने की कोशिश की। इसका सामना नेपाल के सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसे गोरखा सैनिक के नाम से जाना जाता है। इन सैनिकों को नेपाली पहाड़ों की अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने काफी आसानी से इस्लामी आक्रमण को रोक दिया और शमसुद्दीन को इस युद्ध में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों 18वीं शताब्दी में भी एक बंगाली सुल्तान मीर कासिम नेपाल पर काफी सेना लेकर हमला किया, लेकिन इसका प्रयास भी बुरी तरह असफल रहा। इसके कई हजार सैनिक नेपाल के बड़े ऊंचे पहाड़ों में भूख प्यास से मारे गए। दोस्तों नेपाल देखने में तो छोटा है, लेकिन नेपाल को जितना आसान नहीं है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में से एक है, जहां दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में ही हैं। दोस्तों पहाड़ियां ही परेशानियां नहीं, सिर्फ ऊंचाई ही परेशानियां नहीं, साथ साथ पानी और खाने पीने की भी बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण बड़े बड़े पहाड़ों पर इतनी बड़ी सेना लेकर जाना, इतने ठंड में युद्ध करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहीं नेपाली गोरखा सैनिक युद्ध में
लड़ने की रणनीति और पहाड़ों का अनुभव होता है। जब कोई दूसरे आक्रमणकारी एक नई जगह पर जाकर लड़ते हैं तो उनकी क्षमता और रणनीति वहां किसी काम नहीं आती। उदाहरण के लिए जब मुगलों ने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ नेपाल पर हमला किया तो उसकी सबसे बड़ी दल मन माने जाने वाले घोड़े, हाथी नेपाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में मुगलों के हाथी और घोड़े इन पहाड़ियों पर ही अपना दम तोड़ देते थे। इसके अलावा यहाँ पर इंसान का भी बचना काफ़ी मुश्किल है। जब मुगलों ने नेपाल पर आक्रमण करने की कोशिश की तो उनके सैनिकों की भी बड़े पैमाने पर इन पहाड़ियों में मौत हुई, जिसके बाद मुगल समझ चुके थे नेपाल पर आक्रमण करना सही रणनीति नहीं है। उन्होंने नेपाल को उनकी स्वतंत्रता के साथ छोड़ दिया। इसके अलावा नेपाल को अपने अधिकार में लेने का मुगलों को कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं दिखा, क्योंकि नेपाल से ही मुगल शासकों की हमेशा सहायता होती थी और मुगल साम्राज्य और तिब्बत के बीच एक अच्छा व्यापारिक रास्ता देता था, जिसके कारण अगर मुगल नेपाल पर कब्जा भी कर लेता तो तिब्बत से उसके रिश्ते खराब हो सकते थे और उस समय मुगल व्यापार में इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि शायद नेपाल उस समय गरीब देश था, मुगल शासकों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, नेपाल उस समय आज की स्थिति में गरीब देश नहीं था, बल्कि लंबे समय से नेपाल भारत, तिब्बत और चीन के बीच व्यापार का केंद्र रहा, जिसके कारण नेपाल अपने आप ही अर्थव्यवस्था हमेशा काफी मजबूत रहती थी। नेपाल से ज्यादा समृद्ध उस समय भारत था, भारत के बाद नेपाल था। दोस्तों, नेपाल पर हमला करके जितना मुगलों के लिए ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था, उसकी तुलना में उन्हें नेपाल से उतना फायदा कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस समय मुगल शासक यह भी जानते थे अगर उन्होंने नेपाल पर कब्जा भी कर लिया तो यह लोग विद्रोह कर सकते हैं और मुगल साम्राज्य को काफी हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली से इनको रोकने के लिए नेपाल तक भी सैन्य सेना बुलाई जाए तो यहाँ तक भी सैन्य कार्रवाई करने में भी काफी ज्यादा खर्चा होगा, तो आर्थिक दृष्टि से भी बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके अलावा उस समय नेपाल के प्रदर्शन में पूरे भारत में फैल सकता था, जिससे मुगल शासक की नींव कमजोर हो सकती थी। यानी कि दोस्तों, नेपाल पर आक्रमण कर मुगल खजाने को और उनके साम्राज्य को अस्तित्व को मिटा सकता था। इसलिए इस तरह की परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए मुगल शासकों ने यह फैसला किया कि नेपाल पर कब्जा करने से ज्यादा अच्छा उनके साथ दोस्ती करना होगा। बाद में मुगलों ने ऐसा ही किया। इसके बाद मुगलों ने नेपाली लोगों के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित किए, जिसके चलते तिब्बत भारत में काफी बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाने लगा, जिससे भारत के अर्थव्यवस्था को भी काफी अच्छा बूस्ट मिला। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो विधि से आक्रमणकारियों के कारण धीमी पड़ चुकी थी, उसने दोबारा से एक तेजी रफ्तार पकड़ ली। रिसर्च बताती है कि मुगल शासकों के दौरान भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा करीब 22% था। शायद यह भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते मुगलों ने धीरे धीरे नेपाल से ध्यान हटाकर भारत के दूसरे छोटे राज्यों पर लगाया, भारत में अपने शासन को मजबूत करते चले गए। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा करना शुरू किया, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फैल गया तो उनकी भी नज़र नेपाल पर पड़ी, जिसके उत्पाद से 1814 में नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक बड़ी आंग्ल नेपाल वार भी हुई, जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से नेपाल पर कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन नेपाल के एक बहुत ही बड़े समृद्ध इलाके को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। अंग्रेज चाहते थे उस समय नेपाल और भी अंदर तक जा सकता है, इस दौरान अंग्रेजों को नुकसान होगा। उस समय अंग्रेजों को इतना ज्यादा नुकसान हो गया, पूरे नेपाल के साथ वह युद्ध करने की हालात में नहीं थे। इसीलिए अंग्रेजों ने नेपाल के एक छोटे से हिस्से को कब्जा करके उनके साथ संधि साइन की, जिसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र देश बना दिया। और इसके बाद ब्रिटिश राज्य में कई बार नेपाली गोरखा ने अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक बनकर भारत में काम किया और इस दौरान नेपाली गोरखा सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने भारत में चल रहे कई बड़े बड़े आज़ादी के प्रदर्शन और आंदोलनों को भी दबाया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जान पाए होंगे कि नेपाल गरीब देश
देश नहीं था उस समय, इस वजह से नहीं बल्कि उस समय नेपाल अच्छी स्थिति में था, लेकिन गोरखा सैनिकों से और उन पहाड़ियों से लड़ने की रणनीति को कोई लड़ नहीं पाया, जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से नेपाल को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, आपको इसकी असली वजह पता चल गई होगी, क्योंकि कई लोग मानते हैं उस समय नेपाल आज की तरह गरीब देश रहा होगा, जिसकी वजह से उस समय किसी पर भी आक्रमण नहीं किया गया, कि वहां से कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।